हेलो बच्चों, मैं हूं एसएन राय सर फिजिक्स वाले। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नीट 2022 का पॉसिबल डेट्स क्या हो सकता है। अब देखिए, नीट 2022 का जो पॉसिबल डेट्स है, जो गेस किया जा सकता है, जैसे कि देख रहे हैं कि सीबीएसई और बाकी बोर्ड के एग्जामिनेशंस के डेट आ गए हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा अंदाजा और गेस लगाया जाए तो इसमें जो दो डेट्स हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल डेट्स हैं, ठीक है, जून 2022 में जून 26 जो डेट है, ठीक है, इस दिन संडे है। जुलाई का फर्स्ट वीक का जो है वो 3 जुलाई है 2022। ये जो दो डेट है, इसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है इस समय। और ऐसे बाकी जो एग्जामिनेशन के बाद, तो जो नीट का एग्जामिनेशन कराने का मतलब है, मतलब बोर्ड के एग्जाम के बाद का बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ऐसा कोई एनटीए के पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम इतने दिन का गैप देना चाहिए, इतना दिन का नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये एक अलग डिफरेंट एजेंसी है। फिर भी एक अपना एक गेस होता है कि जो जो डेट होता था, अक्सर जो जेन्युइन डेट होता था पहले होता था, ठीक है, जो रियल डेट्स हुआ करता था बिफोर कोरोना पीरियड, वो होता था फर्स्ट वीक ऑफ मई का संडे होता था। ठीक है, अब आज के डेट में थोड़ा सा सीन चेंज है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद ये दो डेट मोस्ट प्रोबेबल है। ठीक है, सबके से ज्यादा संभावित डेट यही माना जा रहा है। और अगर मान लीजिए कोरोना नहीं आता है तो, अगर कोरोना आता है तो ये डेट आगे एक्सटेंड भी हो सकता है। पास्ट ईयर को देखा जाए तो जो पहला डेट था वो 2 अगस्त था, जो कि बाद में जाके 13 सितंबर हुआ। ठीक है, सितंबर में डेट हुआ। इसमें कोई डेट बदलने का चांसेस नहीं है अगर कुछ ऐसा कोरोना टाइप की चीज नहीं आता है तो। ठीक है, अब बात करते हैं, हम इसे टारगेट लेकर चलते हैं। और बल्कि हम ये भी मान सकते हैं कि हो सकता है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन के बाद हफ्ता 10 दिन के बाद जो प्रोबेबल डेट है वो भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इससे बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता है। और हम एज ए स्टूडेंट क्या सोचेंगे, हम बिल्कुल यही सोचेंगे कि हम अर्ली वाले डेट को, टारगेट को लेकर चलेंगे और अपने प्रिपरेशन को अंजाम देंगे बिल्कुल। अब हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट 2022 टारगेट, क्या करना चाहिए, कि किन किन बातों का हमें ख्याल करना चाहिए। ठीक है, ये इसमें बहुत जोर देना होगा। अब देखिए, एज ए फिजिक्स फैकल्टी, मैं फिजिक्स के बारे में ही बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, और शॉर्ट में अगर बात किया जाए तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, पहले तो स्टडी मटेरियल फिजिक्स में जो भी आप पढ़ते होंगे नोट्स, उसको प्रॉपरली आप फॉलो करिए। ठीक है, अब जैसे उन टॉपिक्स को आप तैयार करिए जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस को सही करने की, वो कौन कौन सा है। अब 11 चैप्टर से हम चलते हैं, 11 के फिजिक्स के 11 चैप्टर से चलते हैं और ये बात करते हैं कि क्या हमें फॉलो करना चाहिए। 11th में फिजिक्स के क्या क्या चैप्टर्स होंगे, ठीक है, जिसको हम प्रायोरिटी ऑर्डर में लें, जो हाई स्कोर हमें दें। ठीक है, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स बोल सकते हैं इसे। 11th में देखिए, मैकेनिक्स को काफी टफ माना जाता है, स्ट्रेट लाइन मोशन से लेकर और बिल्कुल रोटेशनल मोशन तक, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन तक, ये यहां तक जो है टॉपिक्स को हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा टफ है। ठीक है, हालांकि फिजिक्स का बेस होता है, लेकिन बस इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत नेसेसरी है, मतलब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बहुत आप टफ क्वेश्चन नहीं बना पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, नीट स्टैंडर्ड में खासतौर से। अब इसके आगे चलता है, ठीक है, टॉपिक जो है ग्रेविटेशन आता है, ग्रेविटेशन आता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स का जो टॉपिक है। इसके बाद आता है इसमें सॉलिड्स फ्लूइड्स के बाद थर्मल प्रॉपर्टीज, मतलब आप इसमें थर्मल प्रॉपर्टीज और थर्मोडायनेमिक्स सारा ले ले, अगर हम थर्मो ले ले, थर्मोडायनेमिक्स, ये जो टॉपिक्स हैं इसी ऑर्डर में चलते जाएं। केटीजी कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इसी थर्मल में ही आ जाएगा बिल्कुल। ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं इन टॉपिक्स के बारे में।
देखिए ये ग्रेविटेशनल और यहाँ से लेकर पूरी थर्मोडायनेमिक्स होते हुए केटीसी ऑसिलेशन वेव्स में एक ऑसिलेशन टॉपिक है, काफी टफ माना जाता है, बट जो नीट में क्वेश्चंस आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं या बेसिक पे बेस्ड होते हैं। इसमें मैकेनिक्स कंप्लीट लगता है, कोई भी लग सकता है, कहीं से भी आ सकता है, तो इसको हम एक तरह से ले लेते हैं कि ये डिफिकल्ट है इसमें से, इसे थोड़ी देर के लिए हटा दें। बस कुछ फॉर्मूले ऑसिलेशंस के टाइम पीरियड निकालने के या जो भी है, इसमें कुछ वेलोसिटी है एसएचएम में कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन के बेसिक जो अभी तक का ट्रेंड रहा है पास्ट 3 इयर्स में। वेव्स में भी फॉर्मूले और फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा फॉर्मूला कब लगता है, कहाँ लगता है, और बड़ी आसानी से इसमें डील किया जा सकता है। क्वेश्चन भी ठीक ठाक आते हैं संख्या वाइज। थर्मोडायनेमिक्स में डील किया जा सकता है, फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स कभी कभी पढ़ते समय लगता है कि काफ़ी मतलब कि बोरिंग है, लग सकता है, बिल्कुल है भी ऐसा, बट कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस या फॉर्मूले पे बात करें तो ये अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है, बहुत ऐसा टफ और डेप्थ में नहीं आता है। इसमें भी मैकेनिक्स लग सकता है, बट ये नीट स्टैंडर्ड पे उतना मैकेनिक्स का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स अपने आप में ही माना जाता है टफ है। ग्रेडेशन यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आप जैसे प्रैक्टिस करके अपने आप को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हल्का सा होना ही चाहिए फिजिक्स का, ये तो नेसेसरी है। देखिए अगर फिजिक्स में आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत कमजोर पड़ गई है तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जहां पे आप बहुत ज्यादा डील कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग मतलब बेसिक थोड़ा बहुत आना चाहिए। क्वेश्चन फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंबल्स की मीनिंग क्या है, कब ये फॉर्मूला लगता है, कुछ बेसिक है जैसे वेक्टर है, ये बहुत ही मस्ट। वेक्टर अगर जहां यूज नहीं हो रहा है वहां पे अलग का है क्वेश्चन में, बट जहां यूज हो रहा है वहां तो आपको थोड़ा डील करना ही पड़ेगा। तो 11th की ये टॉपिक्स है जहां पे मैक्सिमम स्कोर ले सकते हैं आप। और इसमें एक यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स आ गया, ठीक है। इसमें हमने नहीं लिखा है क्योंकि ये बेस सबका ये स्ट्रांग होता है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस एरर एनालिसिस लेते हुए सारा ये टॉपिक्स है, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का नाम से है एनसीईआरटी में। और 12th में जो टॉपिक है बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना है। 12th का टॉपिक को रिवर्स ऑर्डर में का मतलब ये होता है एकदम लास्ट में टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स के। मॉडर्न फिजिक्स में टॉपिक्स जो आते हैं वो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, 2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर। एटम 1, न्यूक्लियाई 1 और सेमीकंडक्टर में 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, ठीक है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स इसको बोलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आप बिल्कुल रिवर्स चलते जाइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन आने का चांसेस होता है, ईएम वेव्स, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट और ईएमआई बिल्कुल रिवर्स चल रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मतलब हम मैग्नेटिज्म में ये सबको ले लिए, मैग्नेटिज्म का टॉपिक। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी और देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लास्ट में रखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। लेकिन अक्सर हम पढ़ते हैं तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी को जैसे बाद में दूसरा तीसरा चैप्टर पे, यहाँ पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर कवर करते हुए चलते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग ये काफी लगता है, बाद में जाते हैं धीरे धीरे तो टाइम भी ऐसा होता है कोर्स सिलेबस पढ़ने का कि ये लास्ट में पढ़ा जाता है, तो उसमें पेशेंस भी खोने के चांसेस होते हैं, स्टूडेंट थोड़ा सा पेशेंस लूज करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसा नहीं होना चाहिए, आप हर चैप्टर को बराबर के बिल्कुल स्टेमिना में पढ़िए और हमेशा मोरल को हाई रखिए, बिल्कुल सबसे बहुत मेन चीज़ होती है। तो ये हाई स्कोरिंग चैप्टर्स है, मतलब ये ऑर्डर को हमने लिखा है कि इस ऑर्डर में पढ़ना है। जैसे ये सब पढ़ने के बाद हम मैकेनिक्स में बात कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन एंड ऑल मोशन इन प्लेन्स जो भी है, सर्कुलर मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये फिजिक्स का एक ये स्कोरिंग चैप्टर्स है। मान लीजिए इसमें चांसेस है कुछ किसी को लगता है कि जैसे कोई चीज़ कमजोर है, थोड़ा उस पर ज़्यादा फोकस दे दीजिए और कुछ नहीं ज़्यादा करना इसमें। दूसरा इसमें कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन पीरियड, और पेशेंस बहुत होना चाहिए कि पेशेंस, निगेटिव थॉट से काफ़ी दूर रहना है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जामिनेशन नज़दीक आता जाएगा आपके सराउंडिंग में
और आपके अंदर में ड्यू टू सराउंडिंग निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं धीरे धीरे, क्योंकि सराउंडिंग जो होता है निगेटिव थॉट्स अगर डेवलप करता है तो आप पे थोड़ा सा असर रहेगा, इनको अवॉइड करना है। निगेटिव थॉट्स मतलब क्या होता है, जैसे आपके फ्रेंड सर्किल में, हॉस्टल्स में बच्चे ऐसी बातें करेंगे कि लग रहा है कि इस बार यार प्रिपरेशन सही नहीं है, इस बार लग रहा है सिलेक्शन नहीं होगा, बड़ा टफ है, 15 लाख बच्चे बैठते हैं, हम कहाँ रहेंगे, 5,000 जनरल की MBBS की सीट्स है, इससे ज़्यादा रैंक 10,000 रैंक तक मिल जाएगा, तरह तरह के निगेटिव थॉट्स आते हैं। तो आप धीरे धीरे आप कंट्रोल खोना शुरू कर देंगे। आपका परफॉर्मेंस भले ही पास्ट में अच्छा रहा हो, तो धीरे धीरे एग्जाम नज़दीक आता जाएगा, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना है, लूज नहीं होने देना है पेशेंस को, क्योंकि जब तक ये जस्ट क्रिकेट की तरह है, जब तक लास्ट बॉल नहीं फेंकी जाती है कभी नहीं बता सकता है कि कौन जीतेगा, जैसे कहा जाता है। और मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल कि मतलब कि एक बॉल बची है और 100 रन बनाने हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, और ना हमें डेवलप करनी है ऐसी सिचुएशन को। यहाँ पे वही बात है, तो एक रिवीजन पीरियड होता है, जैसे कोर्स खत्म करने के बाद रिवीजन करने का जो टाइम होता है, वो रिवीजन आप करिए, और रिवीजन करिए तो आप देख लीजिए कि कौन सा वीक पॉइंट्स है, उन सबको आप रिमूव करिए अपने वीक पॉइंट्स, हर एक सब्जेक्ट में जो भी वीक पोर्शन है, वीक पॉइंट्स है, और NCERT ही फॉलो करना है चैप्टर वाइज। NCERT को आप देखिए और डिटेल में अपने नोट्स से या जो भी है असाइनमेंट के थ्रू आप इस क्वेश्चन को करिए। NCERT के एग्जाम्पल्स को जरूर रीड करिए एक बार, और NCERT में लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, अगर आपको टीचर ने पढ़ाया है प्रॉपरली, आपका नोट्स मेंटेन जरूर होना चाहिए। और आपको टोटल 11th के एवरेज 700 क्वेश्चंस और 12th के 700 क्वेश्चंस आपको ऑन एन एवरेज बनाने हैं, ठीक है। अगर ये देखेंगे तो आपको लगभग मतलब 1400 क्वेश्चंस हो गया ऑलमोस्ट, हमने बोला मतलब कि ऑन एन एवरेज पर चैप्टर जो होगा वो लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास आ रहा होगा, ठीक, ऐसे एवरेज बोला हमने मोटा मोटी। इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अब जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी एक्यूरेसी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप टोटल क्वेश्चंस, जैसे फिजिक्स में आप 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो 35 एटलीस्ट सही होना चाहिए, 5 गलत हो गया तो आपके मार्क्स 135 आएंगे फिजिक्स में। और अगर बायो में 335 प्लस मतलब 340 आ गया, और केमिस्ट्री में 155, तब आप 630 के आसपास स्कोर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक सेफ स्कोर है सिलेक्शन के लिए। कट ऑफ लेवल 600 प्लस मानते हैं, 600 के आसपास भी मानते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है, कैसे टाइम को मैनेज करेंगे, ऑर्डर कैसे है सब्जेक्ट का रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट ये ऑर्डर जो होता है, जो सब्जेक्ट्स का ऑर्डर रखता है स्टूडेंट अपना, ये अपने जो रेगुलर टेस्ट प्रिपरेशन के दौरान अपीयर होते हैं, ठीक है, उसमें आपको पहले से जो हैबिट रही होगी उसी को मेंटेन करना है। फर्स्ट आपने जैसे फिजिक्स अटेम्प्ट किया, तो आप फिजिक्स को आपने टाइम कितना दिया, फिजिक्स को आपने दिया 1 आवर 10 मिनट्स सपोज करिए। केमिस्ट्री में आपने दिया, आपने 1 आवर दिया। बायो में आपने टोटल बायो जूलॉजी प्लस बॉटनी मिलाकर आपने 40 मिनट्स दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 2 आवर्स 50 मिनट्स के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो 2 आवर्स जो 50 मिनट्स आ रहा है, हमने 10 मिनट्स लिया है OMR फिलिंग करने के लिए, जबकि इससे ज़्यादा लग सकता है टाइम। तो आपको टाइम एडजस्ट करना है, इसमें अकॉर्डिंगली आप टाइम एडजस्ट करिए। अब ये नहीं कि आप एक घंटा का एवरेज लगा रखे हैं, तो 1 घंटा में फिजिक्स में आप मैक्सिमम 30 क्वेश्चंस बना सकते हैं, ऐसे सही होना चाहिए बस। बायो में 1 घंटा लगाने का मतलब आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं बायो के हिसाब से। केमिस्ट्री में भी वही बात है, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत मेन चीज़ है, और क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बायो में आपका टोटल मिस्टेक्स 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे तो अगर माना जाए आज के डेट में, तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। लट की गलत किया मतलब आप 25 का स्कोर को लूज किए हैं,
अगर आपको 625 आ रहा था तो आप 600 पे आ गए हैं, और अगर 620 आ रहा होगा तो अंडर 600 आ जाएंगे 25 माइनस होने पे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक लॉस है आज के डेट में जो सीन चल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा आपको केयर करना पड़ेगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट का चक्कर है, और मोरल बहुत हाई होना चाहिए। हमने बार बार ये कहा, कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए। आप पेशेंस लूज ना करिए। ठीक है, आप बिल्कुल रिजल्ट के बारे में सोचिए ना, बिल्कुल कि रिजल्ट क्या होगा, तो हमारा पिछले साल भी इतने ही नंबर आता था इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुआ था, अभी भी इस साल भी लग रहा है वैसे ही चल रहा है। देखिए, कोई इसको आप यहाँ पे मान लीजिए कि रेगुलर टेस्ट देते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, आप रेगुलर ऑफलाइन टेस्ट देते हैं, ऑनलाइन टेस्ट का कोई मीनिंग नहीं है, ये बिल्कुल याद रखना। ऑनलाइन टेस्ट जो भी अपियर हो रहा होगा, ठीक है, किसी न किसी तरीके से ऑफलाइन टेस्ट में आने की कोशिश करें, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट इज मोर डेंजरस। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है कि आपको एहसास नहीं होने देगा। जब भी ऑनलाइन टेस्ट आप देते हैं, घर में देते हैं, सेफ रहते हैं, अपने आप को सेफ एनवायरनमेंट में फील करते हैं। आप घर के कॉर्नर में, रूम में आप पकड़ लेते हैं, बंद करते हैं दरवाजे, घर वालों को भी मना करते हैं कि ठीक है कोई यार शोरगुल ना करना, हम टेस्ट दे रहे हैं। एक सेफ एनवायरनमेंट, अपने फेवरेबल एनवायरनमेंट को आपने क्रिएट किया वहाँ पे घर घर में। ठीक है, और देखिए जब वो हमारा आप फील करते हैं तो आपको जस्ट क्लिक करना होता है ऑप्शंस में, टक 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 आपने क्लिक कर दिया, आपको लग गया कि ये क्वेश्चन लग रहा है हमने गलती से टिक मार दिया बी ऑप्शन, बट सी था, आपको ये एकदम श्योर हो गया कि ये पक्का बी हमने गलत मारा है, आपने ऑप्शन को चेंज कर दिया। अगर ये काम आपने टोटल, आप पूरे क्वेश्चंस पेपर में आपने अगर 5 बार भी किया है, अगर ये वो वही 5 है जो 25 के स्कोर आपके खाए होते हैं, तो आप इसको आप केयर नहीं किए, आपने अपने फेवर में ले लिया उसको जो कि आपके फेवर में था ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक मिस्टेक है, ऑनलाइन का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ऑनलाइन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म का। ठीक है, जो कि कभी किसी को जल्दी समझ में भी नहीं आता है। ऑफलाइन में क्या है, आप बिल्कुल फिजिकली अपीयर होके उसी एनवायरनमेंट जैसा ही आप देते हैं। ठीक है, बल्कि होम एग्जामिनेशन में आप इधर उधर दाएं बाएं देख भी सकते हैं, वहां तो बिल्कुल ये का भी चांस नहीं है। ऑफलाइन एग्जाम आप होम एग्जामिनेशन देते हैं तो आप एक ये भी पॉबिलिटी होती है कि चलो भाई इस ये टेस्ट खराब हो जाएगा तो अगला टेस्ट है ना, तो आप रिस्क के भी कुछ क्वेश्चंस को मार देते हैं जिसमें 50-50 चांस होता है एटलीस्ट। तो उन क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कर दिया, सपोज करिए आपने 10 क्वेश्चन में भी ऐसा किया होगा, और अगर 3-4 क्वेश्चन भी आपके फेवर में आ गए, तो ये 3 क्वेश्चन भी 4 क्वेश्चन आप माइनस में मानकर चलिएगा, आपका वहां पे नहीं आने वाले हैं सही। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत केयर करना होता है, बारीकियां है ये बिल्कुल टेस्टिंग पैटर्न की। मतलब बिल्कुल आप ऑनेस्टली अपने आप को जज करिए और चेक करिए, इवेल्युएट करिए आप। ठीक है, अदरवाइज इसमें आपको मतलब कि एक तरह से कंफ्यूजन रहेगा, आप डायलामा में रहेंगे कि हमारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। इसी वजह से देखा होगा कि जो सही तरीके से इवेल्युएशन अपने आप को नहीं करता है, उनके यहाँ पे जैसे आप होम एग्जामिनेशन में 620 पा रहे हैं, वहां पे जाके आप 580 पे आ गए। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली आपने अपने आप को जज किया होता तो ऐसी कंडीशंस नहीं आती है। और जो कि चूंकि क्या होता है कि जब जहाँ भी हम पढ़ रहे होते हैं जिस इंस्टीट्यूट में भी, तो चूंकि ये भी देखना होता है कि हमें मतलब कि अच्छा स्कोर डिस्प्ले करना, अपने घर वालों के सामने भी बताना है, चूंकि इसलिए पूरा फोकस रहता है कि हम स्कोर करके ज़्यादा दिखाएं ताकि घर वाले कहेंगे अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। इन चीज़ों को नहीं देखना है, हम बस बिल्कुल ऑनेस्टली अपना काम करेंगे। ठीक है, हमारा 520 आ रहा है, तो ये आपका 520 ना बिल्कुल सही है, हो सकता है ये 520 आपके 550 60 70 में कन्वर्ट हो जाए। आपके 570 60 यहाँ चल रहा हो सकता है 600 प्लस क्रॉस कर जाए मेन एग्जामिनेशन में, क्योंकि वो जो एग्जामिनेशन पीरियड है रिवीजन में बहुत इंप्रूवमेंट होता है। 20 to 50 मार्क्स एवं भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपने कितना प्रिपरेशन में आपने कितना टाइम दिया है और कितना सीरियसली आपने सिंसियरिटी के साथ आपने रिवीजन किया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैटर है, तो बिल्कुल इसमें लगे रहना है। और नीट के एग्जामिनेशन के डेट से जैसे अभी अनाउंस हो जाए तो बहुत लोग घबरा जाते हैं कि अरे यार इतना टाइम बचा है, इससे कोई आपको मतलब नहीं है। आप बिल्कुल सोचो ना, सिर्फ टारगेट को देखना है कि हमें टारगेट को हिट करना है, और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, एक बार अगर सोच ले कोई तो बिल्कुल फोड़ देगा तोड़ देगा, कोई मतलब ही नहीं है उसका। बस इसमें कॉन्फिडेंस लेवल यही होता है
हम कर रहे हैं, जुनून होना चाहिए आपके पास। मतलब आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो आपके पास जुनून होना चाहिए, फायर होना चाहिए आपके अंदर कि हमें ये करना है। ठीक है, हमें रिजल्ट को नहीं देखना है, रिजल्ट हम उसके बाद देखेंगे जब एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाएंगे नीट के। ठीक है, इसके पहले नहीं रिजल्ट देखना है। और हमेशा ये पॉजिटिवली सोचते रहें कि ठीक है, जो भी मार्क्स आ रहे हैं उसको हम हमेशा आगे बढ़ाएंगे। 620 पा रहे हैं तो 670 का टारगेट लेंगे, टारगेट को एक्सटेंड करते रहेंगे। ठीक है, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपने से, एक तरह से ये कहा जाए। और डिससेटिस्फेक्शन इस टाइप का नहीं लाएंगे कि नहीं हमारा नंबर बहुत कम है, इस टाइप का भी निगेटिव थॉट नहीं लाना है। ठीक है, हमारा आया है जो भी है सही है, अब और इम्प्रूव करेंगे और बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करेंगे और इसको इम्प्रूव करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।